तो आ गए हैं बेटा एक नए लेक्चर के साथ। काफ़ी दिन के बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ प्रॉब्लम्स थी और मैं इस वक्त मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी था, उसमें मैं आपकी कई लेक्चर्स नहीं ले पाया हूँ। लेकिन अब मैंने करंटली ये डिसीज़न लिया है कि मैं आपको PYQ सॉल्व कराऊँगा। मैंने ये इसलिए डिसीज़न लिया है क्योंकि एग्ज़ाम आपके 22 फरवरी से एग्ज़ाम शुरू होने हैं। तो मेरा जहाँ तक अपना मानना है, बच्चों ने अपना सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली कवर कर ही लिया होगा, नहीं तो एंडिंग फेज में आप चल रहे होंगे। लेकिन अगर आपको अभी से PYQs में सॉल्व करना स्टार्ट कर दूंगा तो आप एग्ज़ाम के ऊपर एक अपनी अच्छी पकड़ बना पाएंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ करके आप उसके रिलेटिव आंसर्स दे पाएंगे, जिससे आपका स्कोर यूपी बोर्ड में काफ़ी अच्छा होगा। तो ये बेसिकली लेक्चर उन बच्चों के लिए है, ये यूपी बोर्ड क्लास 10th में है और हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं और साइंस में बेसिकली मैं केम और बायो पढ़ाता हूँ, लिहाजा मैं केम और बायो के ही लेक्चर्स यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको इसी चैनल के ऊपर DNA करियर क्लासेस के ऊपर इसके फिज़िक्स के भी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, जो दूसरे हमारे सर हैं उनको रिकॉर्ड करेंगे, वो आपको कंटेंट बहुत ही जल्दी मिलेगा वो भी। फ़िलहाल मैं आपको केम और बायोलॉजी के पोर्शन को कवर कराऊंगा। दूसरा ये है आप सबसे रिक्वेस्ट कि बेटा जो ये लेक्चर्स मैं डाल रहा हूँ, यानी अब मेरी जो अगली सीरीज स्टार्ट होगी उसमें आप कंटिन्यूसली बने रहें और इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से कवर कीजिए। मैं आपको आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि बेटा आप इस चीज़ को पढ़ने के बाद एग्ज़ाम का भय आपके दिल से निकाल दूंगा मैं हमेशा के लिए। तो चलते हैं हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सेट नंबर 7 EP, और ये 2023 यानी 2023 का सेट है, ठीक है। विज्ञान केवल प्रश्न पत्र, मीन्स ये है कि मैंने ये जो लिया है अग्रवाल का PYQ है, तो इस अग्रवाल के PYQ से मैं आपकी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। मेरा आपको सजेशन ये होगा कि आप अग्रवाल का PYQ अपने सामने ले करके बैठे। मेरा बेटा किसी भी प्रकाशन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक प्रीफर किया है कि भाई आप इस PYQs को ले सकते हैं। ये बिल्कुल मत समझना कि मैं किसी को यहाँ पर मोनेटाइज कर रहा हूँ या किसी चीज़ का मैं प्रचार यहाँ पर करने के लिए आया हूँ, बेटा ऐसा कुछ नहीं है। तो चले हम लोग बात थोड़ी सी कम करते हैं और अपनी जो कंटेंट को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जी खंड खा, मीन्स ये है कि केमिस्ट्री का ये खंड है। अब इस खंड के अंदर हम लोग क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व कर रहे हैं अपने स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है कि CH3CH2OH का IPSC नेम है, मीन्स ये CH3CH2OH इसका IPSC नेम क्या है। तो ज़रा आप इस बात को ध्यान से देखिए, ये एल्कोहल कैटेगरी दी हुई है और कार्बन कितने हैं 1 और 2, तो 2 के ऊपर क्या आता है एथ आता है। अच्छा एथेन, अच्छा चूंकि OH है इससे ऑल जुड़ता है इसमें, तो क्या हो जाएगा इथेनॉल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट, ओके। यहाँ पर ऑप्शन नंबर A को आप करेक्ट कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। तो दहन अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें किसी चीज़ को बर्न किया जाता है, जिससे हमें क्या होता है कुछ एनर्जी मिलती है। ATP की फॉर्म में भी एनर्जी आपको मिल सकती है। आपकी सेलुलर रिएक्शंस जितनी होती हैं कोशिकाओं के अंदर होने वाली रिएक्शंस, तो यहाँ पर देखना यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है। NaOH प्लस CH3COOH ये एक बेस है, ओके, और ये क्या है ये एक एसिड है। एसिड और बेस की रिएक्शन का नाम क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन, यहाँ पर कोई हीट वगैरह जनरेट नहीं हो रही है, छोड़ दो इसको। CH4 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अगर ये अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा CH3Cl प्लस HCl। ये भी आपकी दहन अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि दहन अभिक्रिया में एनर्जी रिलीज होती है, ओके। फिर देखिए यहाँ पर CH4 प्लस O2, मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ जलाया जा रहा है, जैसे CO2 प्लस H2 प्लस ऊष्मा एवं प्रकाश, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है। इसका मतलब यह है दहन अभिक्रिया के अंदर जो कैटेगरी आपकी आएगी वो आएगी CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, मीन्स ये है मीथेन गैस, ठीक है ना। जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं LPG गैस होती है, उसका बेसिक जो कंस्टिट्यूएंट होता है मीथेन ही होता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि मीथेन गैस ऑक्सीजन के साथ बर्न होती है, CO2 बनता है, H2O बनता है, प्लस ऊष्मा और प्रकाश निकलता है, यानी यहाँ पर ऊष्मा रिलीज हो रही है, लिहाजा इसको हम लोग क्या कहेंगे दहन अभिक्रिया।
तो इस वाली को हम टिक मार देंगे। यहाँ पर दूसरी एक रिएक्शन और लिखी हुई है RRC डबल बॉन्ड C, यानी ये एल्कीन कैटेगरी लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अब इस एल्कीन की H2 से रिएक्शन हो रही है, यानी हाइड्रोजनेशन कराया जा रहा है, हाइड्रोजन की एडिशन हाइड्रोजन का कराया जा रहा है, योगात्मक अभिक्रिया ये होती है। अच्छा, जब हम एल्कीन के ऊपर हाइड्रोजन का योग कराते हैं तो इससे क्या बन जाता है, एल्केन बन के तैयार होता है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया का इस्तेमाल हम लोग जो वनस्पति तेल होते हैं उनको घी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, डालडा बनाने में इस्तेमाल करते हैं इस अभिक्रिया का, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन आपकी दहन नहीं है, तो दहन वाला ऑप्शन जो है C करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पर C को हम लोग टिक मार देंगे। उसके बाद फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10, कार्बनिक यौगिक अकार्बनिक यौगिकों की तुलना में जल में अधिक घुलनशील होते हैं। एक ऑप्शन, सामान्यतः जटिल नहीं होते हैं व इनका अणुभार कम होता है। कार्बनिक यौगिक वो होते हैं जिनमें कार्बन कंटेनिंग हो, लाइक C6H12O6, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इस तरीके के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अकार्बनिक यौगिक मीन्स क्या है, NaCl। तो कह रहे हैं जल में अधिक घुलनशील होते हैं कार्बनिक, ये सही नहीं हो सकता क्योंकि जल में ये वाले अकार्बनिक ज़्यादा घुलनशील होते हैं। खैर सोलिबिलिटी पर हम अब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ए, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। सामान्यतः जटिल नहीं होते, ये बिल्कुल, ये तो जटिल होते हैं, जटिल नहीं होते, यानी ये भी चीज़ इसने गलत लिखी है। फिर क्या है, जल में वे शीघ्र आयनित हो जाते हैं, ये भी गलत है। इनका क्वथनांक और गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, ये बात सही है कि जो ग्लूकोज वगैरह होते हैं, मानो नमक है, ये नमक है और ये ग्लूकोज है, अगर आप इनको गलाएंगे, इनको हीट करेंगे तो ग्लूकोज जो हो ना वो जल्दी पिघल जाएगा, लेकिन नमक बहुत देर से पिघलता है, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पर बात सही है, इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है। जो कार्बनिक कंपाउंड्स होते हैं इनका गलनांक और क्वथनांक बेसिकली कम आता है अकार्बनिक से, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाहूँगा बेटा, प्लास्टर ऑफ का मतलब यहाँ पर समझ लेना हाफ, ठीक है ना। ये एक ट्रिक है जिस ट्रिक से आप आसानी के साथ याद कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास एक जिप्सम होता है, जिप्सम, और एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये दो कंपाउंड होते हैं, CaSO4.2H2O और इसका फार्मूला होता है CaSO4.12H2O। तो इसके लिए मैंने क्या बताया अपने बच्चों को याद करने के लिए कि बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर कहते हो तो हाफ याद कर लेना, इसमें CaSO4 हाफ H2O आता है, CaSO4 के साथ में हाफ H2O आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स हाफ H2O आएगा इसमें, ठीक है, ये याद रखना। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 3H2O नहीं, CaSO4 2H2O नहीं, CaSO4 H2O नहीं, CaSO4 हाफ H2O, ये सही है। प्लास्टर ऑफ मीन्स हाफ आएगा वाटर, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखना, कभी गलत नहीं होगा। चलिए ये भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया बहुत आसानी के साथ। मैं आपको बिल्कुल बेटा इस बस से आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि आप मेरे से अगर इस सीरीज में जुड़े रहे लगातार तो आपको कंटेंट बहुत अच्छा मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर क्वेश्चन अगला है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है, यानी प्योर वाटर जो होता है इसका पीएच मान कितना होता है। तो आपने पढ़ा है बेटा शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है ना, तो 7 पे टिक मार देंगे। एल्डिहाइड में प्रक्रियात्मक समूह होता है, प्रक्रिया फंक्शनल ग्रुप की बात पूछ रहा है आपसे। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है, CHO। तो अब इस CHO को अगर फोटो में आसानी के साथ इसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना चाहें आप तो कैसे डिजाइन करेंगे, सिंगल बॉन्ड C एंड डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड H। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इस कार्बन को देखो 1 2 3 4, तो CHO कुछ ऐसा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाएगा, ये कीटोन का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहल का है, ओके। तो यहाँ पर आप टिक किसको मारेंगे, बी वाले को टिक मार देंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान से समझिए आप क्वेश्चन को और फिर उनके आंसर देने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अगर बेटा आपको इन लेक्चर से कुछ फ़ायदा मिले तो आप अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर कीजिएगा। और मेरा बड़ी रात में मैं इस वक्त इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नींद लग रही थी लेकिन मैंने कहा अपने बच्चों के लिए मैं थोड़ा सा एफर्ट कर लूँ और रिकॉर्ड करके दे दूँ। आप लोगों की होप्स और आप लोगों का प्यार है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। खैर, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, ये अब बायोलॉजी पोर्शन में हम लोग आ गए। उत्पादक मीन्स ये होता है जो फूड को प्रिपेयर करते हैं, जो फूड बनाते हैं, ठीक है ना। तो मीन्स यहाँ पर यह आता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, हरे पौधे होते हैं, वो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से। ये खाद्य श्रृंखला में यानी फूड चेन में सबसे पहले ट्रॉफिक लेवल पर रखे गए हैं। सुनना ध्यान से,
ये हमारा सन है, इस सन से जो सनलाइट आती है ये हमारी धरती है, और यहाँ पर ये सब प्लांट्स हैं। ओके, तो जो भी लाइट आती है सूरज से, उसका 1% जो भाग होता है वो प्लांट काहे में चेंज कर लेते हैं, वो प्लांट केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, यानी ग्लूकोज की फॉर्म में अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। ठीक है ना। तो ये हमारे किसी भी फूड चेन का सबसे पहला जो उत्पादक होते हैं, उत्पादक मतलब जो खाने को तैयार करते हैं, वो कौन होते हैं, हरे पौधे होते हैं। यहाँ पर चिड़िया है, पालतू जानवर है, चिड़िया आपकी उत्पादक नहीं होती है, उपभोक्ता होती है, कंज्यूमर होती है। जंगली जानवर ये भी कंज्यूमर होते हैं, पालतू जानवर आल्सो कंज्यूमर, यानी ये भी उपभोक्ता उपभोक्ता उपभोक्ता। हरे पौधे क्या है, उत्पादक होते हैं। याद रखना, सूरज की जो टोटल एनर्जी आती है सनलाइट की, उसका 1% ही प्लांट अपने अंदर रासायनिक ऊर्जा में बदल पाते हैं। बाकी सारी की सारी एनर्जी या तो हमारी अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब करती है, या वो रिफ्लेक्ट होकर के फिर से वापस जाती है। केवल 1% भाग ही प्लांट क्या करते हैं, एनर्जी के रूप में चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, केमिकल एनर्जी बना पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि यही हमारे क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। मटर के लंबे पौधे कैपिटल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे, यानी पहली पीढ़ी में कौन मिलेगा, तो देखना कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है ना, ये मेंडल ने इस एक्सपेरिमेंट को किया था। तो अगर आप इनके गैमेट्स बनाएंगे तो गैमेट्स बनने पर ये कैपिटल टी और ये कैपिटल टी दोनों अलग हो जाएंगे। इसके जब युग्मक बनेंगे तो स्मॉल टी और ये स्मॉल टी अलग, गैमेट मींस युग्मक। ओके, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर ये वाला कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा। फिर ये कैपिटल टी इसके साथ मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। इसका नाम होगा F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी। तो ध्यान रखना, कैपिटल टी स्मॉल टी ये प्रभावी है, ये अप्रभावी है। इसमें प्रभावी जीतेगा, अप्रभावी हाइड हो जाएगा। तो ये होगा लंबा पौधा, और ये भी क्या होगा, लंबा होगा, और ये भी क्या होगा, लंबा पौधा होगा, और ये भी क्या होगा, लंबा पौधा होगा। तो क्या पहली पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे, सभी लंबे पौधे होंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को आप करेक्ट कर देना। ठीक है, अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव अप करते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई है। आई होप कि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में उपयोग किया जाता है, कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पौधे वातावरण से लेते हैं, जल अपनी जड़ों से खींचते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया से प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस स्टार्ट होती है। यहाँ पर क्लोरोफिल और सनलाइट दोनों चीज़ें बहुत आवश्यक होती है, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। खैर देखिए, जल एवं ऑक्सीजन गलत, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड सही, तो सी वाला सही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन नहीं, ये भी नहीं। तो यहाँ पर जल मीन्स क्या है, H2O और प्लस CO2, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। यहाँ पर क्या आता है, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, HNU से दिखाते हैं इसको, और क्लोरोफिल आता है यहाँ पर, यस प्लीज, क्लोरोफिल आता है। ठीक है ना, तो क्या बनता है, C6H12O6 और प्लस यस ऑक्सीजन बनता है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से रिएक्शन होती है प्रकाश संश्लेषण की। खैर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल आता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड सही हो जाएगा यहाँ पर। फिर कह रहा सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। एक लिंगी नर पुष्प, देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक लिंगी मतलब क्या है, केवल एक पार्ट होगा, या तो नर होगा या तो मादा होगा। नर पार्ट का नाम पुंकेसर, पुंकेसर। अब एक लिंगी है, नर है, इसका मतलब पुंकेसर होगा इसके पास, स्त्री केसर नहीं होगा। स्त्री केसर नहीं होगा मीन्स क्या है, स्त्री केसर का कोई पार्ट इसके पास नहीं होगा। देखो जरा ध्यान से, बाह्यदल होंगे, क्योंकि एक लिंगी के लिए बाह्यदल होना जरूरी है। पौधा है ना, एक लिंगी है, नर भाग है, उसके साथ में बाह्यदल होंगे, दलपुंज भी होंगे। ठीक है ना, पुंकेसर होगा क्योंकि नर की बात कह रहा है, बाह्यदल होंगे, पंखुड़ी भी होंगी, पुंकेसर भी होगा, वर्तिकाग्र नहीं होगा क्योंकि वर्तिकाग्र फीमेल पार्ट है। वर्तिकाग्र किस चीज का भाग है, फीमेल का भाग है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर इसने कॉन्सेप्ट को मिलाया था, मिक्स किया था, तो वर्तिकाग्र पर आप टिक मार देना, क्योंकि ये कैसा भाग है, मादा भाग है। और फूल कैसा है, एक लिंगी नर पुष्प है।
तो क्या वर्तिकाग्र होगा उसके पास? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती भाई। एक लिंगी नर पुष्प के पास वर्तिकाग्र कहाँ से आएगा? नहीं होगा ना। तो आप वर्तिकाग्र पर ही लगा देना। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ से? अग्नाशय से। इंसुलिन कहाँ स्रावित होता है? अग्नाशय से, ठीक है ना, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। दूसरा एक और हार्मोन स्रावित होता है बेटा, नाम बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। हाँ, वो आप उम्मीद है कि आप अच्छे से नाम बता पाएंगे। दूसरा एक और हार्मोन रिलीज होता है, आप उसका कमेंट बॉक्स पे नाम बताएंगे, ठीक है ना। चलिए खैर, मैं इस क्वेश्चन को पेंडिंग में डाल रहा हूँ। फिर जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? डार्विन ने दिया था। जैव विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर कह रहा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। भोजन यानी फूड, फूड फ्लोएम द्वारा चलता है, और जल जाइलम द्वारा। जा फॉर जल, जा फॉर जाइलम, एफ फॉर फूड, एफ फॉर फ्लोएम। तो फूड फ्लोएम में चलता है और जल जो होता है वो जाइलम में चलता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर है उपखंड खा। अब यहाँ पर एक लंबी सीरीज है, मैं इसके क्वेश्चंस को दो के क्वेश्चंस को मैंने कट किया है। आपको दो के क्वेश्चन ये यहाँ पर देखिए। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है और ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ये दो क्वेश्चन आपके सामने आए हैं स्क्रीन के ऊपर। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, देखो ध्यान देना, हमारे जो शरीर है ना, तो हमारा शरीर एक ऑप्टिमम पीएच वैल्यू के ऊपर काम करता है। इससे हमारे ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। हमारे टीथ जो होते हैं इनका पीएच मान अगर 5.5 से कम होता है तो हमारे टीथ में क्या होने लगता है? टीथ डिके यानी दंत क्षय होने लगता है, दांत खराब होने लगते हैं, ठीक है ना। ये तमाम चीज़ें। इसी तरीके से प्लांट जो होते हैं, पौधे एक पार्टिकुलर पीएच मान में ही अपने आप को उगा पाते हैं। वो पीएच मान इनके लिए ऑप्टिमम होता है। अगर पीएच मान बहुत ज़्यादा गिर जाए यानी ज़मीन एसिडिक हो जाए तो पौधे फिर अपने आप को बचा नहीं पाते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने देखी। इसी तरीके से हमारे पेट में गैस्ट्रिक जो रिफ्लेक्स बनता है, कभी आपने देखा खट्टी डकार आने लगती है, बहुत ज़्यादा एसिड बनने लगता है, वो पीएच की वजह से ही होता है, ठीक है ना। हमारे जो स्टमक के अंदर HCl रिलीज होता है उसका पीएच मान अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 के बीच में ही होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा एसिडिक HCl हमारे स्टमक में निकलता है, हमारे आमाशय में निकलता है, जो खट्टी डकार का कारण बन जाता है। तो दैनिक जीवन में महत्व है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? इनको ध्यान से देख लेना यहाँ पर, ठीक है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं इनको देखना है आपको ध्यान से। तो ज़रा मैं थोड़ा सा रोशनी और यहाँ पे करने की कोशिश करूँगा। आप 1 मिनट मेरे को देंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रोशनी और बढ़ा रहा हूँ और आप देख पाएंगे, ठीक है। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पूछा गया है, यानी ऐसी विक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, विक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है, उनको हम लोग ऊष्माक्षेपी विक्रियाएं कहते हैं। यानी ऐसी विक्रियाएं, आप अगर आपके पास नोट कॉपी कलम लेकर के बैठे, सबसे पहली बात यह है तो आप इस चीज़ को नोट करते जाएं साथ में। ऐसी विक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा निकलती है, उनको ऊष्माक्षेपी विक्रियाएं कहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कलीय चूना होता है, ठीक है ना। क्या होता है बेटा? कलीय चूना, इंग्लिश में कहते हैं क्विक लाइम। इसको पानी में मिलाएं, मार्केट से आप इसी को खरीद के लाते हैं, मार्केट में आप यही खरीद के लाते हैं। पानी में जब मिलाया जाता है, आपने देखा होगा वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, यानी इस दीवारों को सफ़ेद पोतने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। तो क्या करता है, जो पेंटर होता है वो जो चूना लाता है मार्केट से, उसको पहले पानी में डालता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर हीट क्रिएट होती है और खूब बाल्टी गर्म हो जाती है। जिस बाल्टी में चूने को भिगोया जाता है वो बाल्टी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाती है। क्या बनता है यहाँ पर? CaOH का होल ट्वाइस और प्लस क्या निकलती है? हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ये ऊष्मा जो है वो बर्तन को गर्म कर देती है। अभी थोड़ा रिसेंटली क्या मैंने साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम कंडक्ट कराया, तो उसमें बच्चों ने क्या किया था कि चूने को उठा करके लोटे में डाल दिया, प्लास्टिक के लोटे में। और मैंने देखा लोटा इतना हीट कर रहा ना, बिल्कुल पिघलने के कगार पर। फिर मैंने उसको तुरंत हटाया, उसमें से निकाला। तो खैर इस तरीके से छोटे बच्चे मासूम होते हैं, जान नहीं पाते। फिर मैंने उस लोटे से
उसको झाड़ा, तेजी से उसको नीचे गिराया चूने को, तो खैर लोटा बच गया, लेकिन जलने की कगार पे था, इतनी ज़्यादा हीट निकलती है, ठीक है ना। तो ये है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का क्या एक उदाहरण। दूसरा क्या है, बर्निंग ऑफ कार्बन, यानी कार्बन का जलना। उदाहरण समझ लेना ध्यान से कि ऐसी विक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहलाती हैं। इसका उदाहरण क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा चूना पानी के साथ जो रिएक्शन करता है बुझा चूना तैयार होता है, बुझा चूना कहते हैं इसको, ठीक है ना। और ये कैसा है बेटा, बिना बुझा जी चूना, इसको बिना बुझा चूना कहते हैं। पानी में इसको मिलाया गया तो क्या बन गया, COH का होल पाई, जो प्लस ऊष्मा निकली। इसके अलावा कार्बन को जब ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, प्लस क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। ये भी एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया का उदाहरण है, ठीक है ना। अच्छा, कार्बन को आपने ऑक्सीजन के साथ कैसे जलाया, कैसे देखा, तो आप देखते हैं कि घर में क्या होता है कि अंगीठी होती है, उसमें कोयला अम्मी लोग रखती हैं और फिर उसके ऊपर कोई बर्तन रखती है खाना पकाने के लिए। तो आप देखते हैं जब कोयला ऑक्सीजन की कांटेक्ट में आकर के जलता है तो एक हीट क्रिएट करता है, वो हीट आप खाने को पकाने के काम में आ जाती है। जेम्स वाट ने जो इंजन बनाया था सबसे पहला, तो वो कोयले को जला करके ही ऊष्मा उन्होंने तैयार की थी, जिसके जरिए से उन्होंने इंजन को चलाया था। ओके, ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। इसी तरह से मीथेन गैस हमारी ऑक्सीजन के साथ जब जलाई जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्लस ऊष्मा बनती है। तो ये मैंने यहाँ पर जितनी भी रिएक्शंस लिखी हैं वो सब ऊष्माक्षेपीय विक्रियाएं ही हैं। एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सर ये भी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया होती है। जैसे ग्लूकोज है, आपका शरीर क्या है, आपके शरीर को काम करने के लिए ऊर्जा ATP के रूप में चाहिए, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। कहाँ से मिलती है, जो हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होकर के अल्टीमेटली ग्लूकोज में बदलता है। फिर ये ग्लूकोज आपके शरीर में लीवर सेल में इकट्ठा होता है, लीवर के अंदर इकट्ठा होता है। फिर जब आपके शरीर को ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लूकोज ब्लड में मिक्स होकर के आपके उस टारगेट पॉइंट तक जाता है जहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है। अब होता क्या है, सुनिए ध्यान से, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में हम सांस लेते हैं ना, तो ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स करते हैं, फिर ये ऑक्सीजन हमारे इस टारगेट तक पहुंची। फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को, इस वक्त आप पढ़ रहे हैं, आपके ब्रेन को ज़रूरत है एनर्जी की, आपकी ब्रेन सेल्स को, तो क्या है, ग्लूकोज निकल करके ब्लड में आया, फिर ब्लड के साथ आपके ब्रेन में गया, ऑक्सीजन आपने सांस ली, आपके फेफड़ों के ज़रिए से ये कहाँ पहुँची, ब्लड में, फिर ऑक्सीजन भी आपके ब्रेन में गई। अब ग्लूकोज और ऑक्सीजन का जो ही मिलन होगा, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ देगी। किस चीज़ में तोड़ेगी, CO2 में तोड़ेगी, प्लस H2 में तोड़ेगी और प्लस ATP के रूप में क्या बनेगी, एनर्जी बनेगी। इस एनर्जी का इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको भी ऊष्माक्षेपीय विक्रिया कहेंगे। इसके अलावा एक और है डाइल्यूशन ऑफ एसिड, अम्ल का तनुकरण। जैसे अम्ल है आपके पास, कंसंट्रेट H2SO4 सांद्र H2SO4 सांद्र HCl, इसको तनु किया जाता है, जब पानी में इसको मिक्स किया जाता है तो ऊष्मा निकलती है, ठीक है ना। इसीलिए इसके तनुकरण की क्रिया को बहुत ही सावधानी पूर्वक हमेशा टीचर असिस्टेंस में ही, टीचर गाइडेंस में ही करना है बेटा, अकेले कभी नहीं करना है। एसिड वगैरह से बहुत हार्मफुल होते हैं, अगर आपकी स्किन पे लग जाएंगे तो बहुत डैमेज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऊष्माक्षेपीय विक्रिया आपने पढ़ी, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और मैं इस रोशनी को बंद करूंगा, प्रोजेक्टर की रोशनी में आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बेटा थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, संसाधन बहुत सीमित हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने कंटेंट को देने की। कभी हो सकता है कि ये चीज़ें अच्छा आगे बढ़ें और चीज़ें अच्छी हों और हम एक स्मार्ट बोर्ड की तरफ भी मूव अप कर पाएँ। खैर, जब तक हमारे पास जो संसाधन है हम उसी से काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटा हम कोशिश करेंगे कि जी। तो अब अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये तो हो गया ऊष्माक्षेपी वाला। तो इस क्वेश्चन को आप लोग, जो मैंने सेट का नाम बताया है, सेट नंबर आप अपने पास रखिए और देखते रहिए लगातार, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपके पास आया ये, अरे दिख रहा बेटा, दिख रहा नहीं दिख रहा, कोशिश कीजिएगा देखने की, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर, देखो ध्यान से। इथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के समीकरण लिखिए। इथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के समीकरण आपको लिखना है। तो इथेनोइक अम्ल जो होता है उसके दो रासायनिक गुण लिखने हैं। इथेनोइक अम्ल CH3COOH, ठीक है ना। मैं यहाँ पर
एक और क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बता दूं, इथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों का समीकरण लिखिए। निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करोगे, निम्नलिखित को कैसे प्राप्त करेंगे? बेकिंग सोडा से धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा से वॉशिंग सोडा कैसे बनाओगे? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाओगे? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाओगे? ये क्वेश्चन आपके पास आए हैं, ठीक है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या था जी, इथेनोइक अम्ल CH3COOH, इथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण, इथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुण। तो इथेनोइक अम्ल ये है, रिएक्शन करेगा बेस के साथ NaOH से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा तो इसमें का OH, इसमें का H और इधर का OH, इसमें का H और इधर का OH, ये आपस में मिक्स कर जाएंगे, क्या बनाएंगे? वाटर बना देंगे, H2O बना दो। बचा क्या? CH3COONA, ठीक है ना। ये रिएक्शन हो जाएगी, इसका नाम क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा क्या होगा? CH3COOH इथेनॉल से रिएक्शन करेगा, C2H5OH से रिएक्शन करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा? OH यहाँ से H, क्या बनेगा? CH3COOC2H5 और प्लस H2O, इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है एस्टर। एस्टर, इसको बोलते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं इसको? एस्टरीकरण कहते हैं इसको, ध्यान रखना। और ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि परफ्यूम बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। 25 मिनट लगभग हो चुके हैं। खैर, दूसरा क्वेश्चन है बेकिंग सोडा से खाने का सोडा कैसे बनाओगे? ये क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर है जी 5 का खा हो गया और ये छठे का का है, ये छठे का का है और यहाँ पर आपके पास अगला क्वेश्चन खा है, ये छठे का खा है, ठीक है। कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे बेकिंग सोडा से खाने का सोडा? तो बेकिंग सोडा, यस प्लीज, सोडा फार्मूला क्या होगा बेकिंग सोडा का जी? बेकिंग सोडा से धोने का सोडा, NaHCO3, इससे बनाना है आपको धोने का सोडा, Na2CO3, धावन सोडा कहते हैं इसको, प्लस H2O प्लस CO2, अगर दो मॉलिक्यूल लेकर के इसको खाली हीट कर देना है, ताप दे देना इसको है, तो ये धावन सोडा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? धावन सोडा। ये क्या है? बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा से धावन सोडा आपको ऐसे बनाना है कि बेकिंग सोडा को हीट कर देना है, Na2CO3 बनेगी, प्लस H2O बनेगा और प्लस CO2 गैस निकल जाएगी, ठीक है। इस तरह से कर लेना। अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन इसी का कह रहा है कि कैसे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिप्सम आपके पास है और बनाना क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है। जिप्सम होता है CaSO4.2H2O और बनाना क्या है? CaSO4.12H2O, मतलब 3/2 H2O बाहर निकालने हैं। तो इसको क्या करना पड़ेगा? ताप देना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा, बस बन जाएगा। ये जिप्सम है, जिप्सम से क्या बन गया? प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अभी हम लोग यहीं पर रुकेंगे। इसका अगला पार्ट मैं आपको नए लेक्चर में दे दूंगा। अभी काफ़ी कंटेंट इसमें पड़ा हुआ है। खैर, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबी सीरीज ना जाए हमारी, मैं छोटी सीरीज पर ही इसको रोकना चाहूँगा। खैर, एक क्वेश्चन और है 7वां, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। साबुन की निर्मलन क्रिया का, निस्तापन की तथा भर्जन का, धातुओं की सक्रियता श्रेणी का। साबुन की निर्मलन क्रिया का, भर्जन और निस्तापन का, धातुओं की सक्रियता श्रेणी का, ठीक है ना। तो चलो खैर, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा लंबे हैं। बेटा आज के लिए इतना ही। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि चीज़ें बहुत कंट्रोल में नहीं है, रोशनी वगैरह करने में और प्रोजेक्टर को देखने में। खैर, आई होप कि जो बच्चे इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटिव बच्चे हैं और कुछ अच्छा करेंगे, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा बेटा, 100% अपना देने की कोशिश करूँगा। कभी मत सोचना कौन पढ़ा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा,
कैसे पढ़ा रहा है, किस तरीके की चीज़ें समझा रहा है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। और जीवन में आप हर उस जगह से चीज़ों को हासिल करने की कोशिश कीजिएगा और चीज़ों को लीजिएगा जहाँ से आपका भविष्य उज्जवल हो सके। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ बेटा। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूँ। अगर इसमें लेक्चर से आपको कुछ फ़ायदा मिला हो और आपको कुछ सीखने को मिला हो तो अपने फ्रेंड सर्किल में इस लेक्चर को, इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।